एक बार राजा कृष्णदेव राय की सभा में एक परदेशी आया और राजा एवं सभा में मौजूद सभी से एक सवाल पूछने की आज्ञा मांगी और साथ ही जवाब देने वाले को उपहार में एक हीरो का हार देने को कहा। राजा, पूछिए क्या सवाल है। परदेशी, आपके राज्य में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? एक ने जवाब दिया, राज्य का खजाना। दूसरे ने जवाब दिया, हीरो से जड़ा राजा का मुकुट। तो कोई कहता है, सेना। राजा तेनालीराम की तरफ देखकर, तेनाली, आपका जवाब क्या है? तेनाली, महाराज, किसी भी राज्य की सबसे मूल्यवान चीज है लोगों की आजादी। परदेशी, आजादी वो कैसे? आप इसे कैसे सिद्ध करेंगे? तेनाली, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। महाराज, तो ठीक है, जब तक तेनालीरामा इसे सिद्ध नहीं करते परदेशी यहाँ के मेहमान हैं। राजा ने परदेशी के रहने खाने पीने की सुविधा की देखरेख तेनालीरामा को सौंप दिया। परदेशी को महल में सारी सुविधाएं दी गई। शाही भोजन, नृत्य और संगीत आदि सुविधाओं से परदेशी महल में काफी खुश था। एक दिन उसका मन नदी किनारे टहलने का हुआ। जब वह अपने कक्ष से बाहर निकलता है तो द्वारपाल उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं, क्षमा करें महाशय, आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। परदेशी को लगा यह सब मेरी सुरक्षा के लिए है और वापस अपने कक्ष में चला जाता है। लेकिन यह रोकथाम परदेशी के साथ प्रतिदिन होने लगी, किंतु महल के अंदर सुविधाओं में उसे कोई कमी नहीं आने दी। वह महल के अंदर कैद हो गया था, जिस कारण सभी सुविधाएं उसे फीकी लगने लगी। 10 दिन के बाद सभा फिर लगी। तेनाली ने महाराज से परदेशी को सभा में बुलाने की आज्ञा मांगी। परदेशी सभा में पहुंचता है। राजा परदेशी से, क्या आपको महल की सुख सुविधाएं अच्छी लगी? परदेशी, महाराज, सुविधाएं तो भरपूर थी, किंतु मैं निरंतर उनका लुत्फ न उठा सका। मुझे बाहर घूमने फिरने की सुविधा नहीं दी गई। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने मेरी आजादी मुझसे छीन ली हो। चूंकि महाराज ने परदेशी की देखभाल का जिम्मा तेनालीरामा को दिया था, तो वे तेनाली पर बहुत गुस्सा हुए। तेनाली, महाराज क्षमा करें, किंतु मैं परदेशी को बताना चाहता था कि आजादी से मूल्यवान कुछ भी नहीं। इनके पास सारे असोआराम होते हुए भी ये उनका निरंतर लुत्फ न उठा सके, क्योंकि इनके पास इनकी आजादी नहीं थी। परदेशी को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। उसने खुश होकर तेनालीरामा को हीरो का हार उपहार में दिया। राजा कृष्णदेव राय और सभा में मौजूद सभी तेनाली की चतुराई पर तालियां बजाने लगे। शिक्षा, आजादी एक ऐसा मूल्यवान शब्द है जो हमारी अंधेरी दुनिया में एक प्रकाश का उजाला। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया था। इस व्यापारी ने राजा से मुलाकात कर कहा कि उसने सुना है कि राजा के पास कई सारे मंत्री हैं और उसने इन मंत्रियों की बुद्धिमानी के बारे में काफी कुछ सुना हुआ है। इस व्यापारी ने राजा से अनुमति मांगी कि वो उनके मंत्रियों के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता है। राजा ने भी उस व्यापारी की बात मान ली और कहा कि वो उनके मंत्रियों की बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हैं। फिर क्या था, व्यापारी ने राजा को 3 गुड़ियां दी। ये तीनों गुड़ियां दिखने में एक जैसी थी। गुड़िया राजा को देने के बाद व्यापारी ने राजा से कहा कि आपके मंत्री मुझे 30 दिन के अंदर एक जैसी दिखने वाली इन गुड़ियों में क्या अंतर है, ये बताएं। राजा ने भी व्यापारी की बात मानते हुए अपने राज्य के मंत्रियों को बुलाया और उन्हें ये कार्य करने को दिया। हालांकि राजा ने तेनालीरामा को ये कार्य नहीं सौंपा था, लेकिन लंबे समय तक कोई भी मंत्री ये नहीं बता पाया कि आखिर एक जैसी दिखने वाली इन गुड़ियों में क्या अंतर है। फिर राजा ने यही कार्य तेनालीरामा को सौंपा और जैसे ही 30 दिन पूरे हो गए, वो व्यापारी राजा के दरबार में अपनी चुनौती का जवाब मांगने आया।
फिर क्या था, तेनालीरामा ने उस व्यापारी को कहा कि इन 3 गुड़ियों में से एक गुड़िया अच्छी है, एक ठीक ठाक है, जबकि एक बहुत बुरी है। तेनालीरामा के इस जवाब को सुनकर सब हैरान रह गए कि आखिर किस आधार पर तेनाली ने ये जवाब दिया। फिर तेनालीरामा ने सबके सामने एक गुड़िया के कान में एक तार डाली और वो तार गुड़िया के मुंह से निकल आई। फिर इसी तरह उन्होंने दूसरी गुड़िया के कान में तार डाली और वो तार उस गुड़िया के दूसरे कान से निकल गई और अंतिम गुड़िया के कान में तार डालने पर वो तार किसी भी जगह से बाहर नहीं निकली। जिसके बाद तेनालीरामा ने कहा कि जिस गुड़िया के मुंह से तार बाहर निकली है वो गुड़िया बुरी है, क्योंकि उसको अगर कोई कुछ बताएगा तो वो सबको उस बात की जानकारी दे देगी। वहीं जिस गुड़िया के कान से तार निकली वो गुड़िया ठीक ठाक है, क्योंकि अगर उसे कोई कुछ बताएगा तो वो उसको ध्यान से नहीं सुनेंगी। वहीं जो आखिरी गुड़िया है, उसे जो कोई कुछ बताएगा वो उसे अपने दिल के अंदर रखेगी, इसलिए वो गुड़िया अच्छी है। इस तरह से तेनालीरामा द्वारा दिए गए जवाब को सुनकर राजा के साथ साथ वो व्यापारी भी हैरान रह गए। लेकिन तेनाली यहाँ पर ही नहीं रुके, उन्होंने इन गुड़ियों के बारे में कहा कि पहली गुड़िया उन लोगों में से है जो कि ज्ञान सुनकर लोगों में बांटती है, बल्कि दूसरी गुड़िया उन लोगों में से है जिनको जो सिखाया जाता है उन्हें वो समझ नहीं आता है, और आखिरी गुड़िया उन लोगों में से है जो कि ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखती हैं। तेनाली के इस जवाब को भी सुनकर राजा काफी खुश हुए। उस व्यापारी को भी समझ आ गया कि उसने जो राजा के मंत्री की बुद्धिमानी के बारे में सुना था वो एकदम सही था। एक बार की बात है, विजयनगर राज्य में बहुत चोरी होने लगी। लोगों के घर से दिन दहाड़े कीमती सामान गायब होने लगे। लोग इस बात से बहुत डर गए और परेशान होकर राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचे। यह जानकर राजा को बहुत गुस्सा आया और तुरंत अपने सैनिकों को चोरों को पकड़ने का आदेश दिया। जगह जगह राज्य में सैनिकों को तैनात किया गया, पर तब भी चोर चोरी करने में कामयाब होने लगे। तब राजा ने अपने चतुर विदूषक तेनालीराम को इस मुश्किल का हल निकालने के लिए कहा और साथ ही राजा ने सैनिकों की एक टुकड़ी भी तेनाली के साथ भेजने के लिए आदेश दिया। पर तेनाली ने राजा से कहा कि उन्हें किसी भी सेना की आवश्यकता नहीं है और वह स्वयं ही चोरों को 1 हफ्ते के अंदर पकड़ लेगा। तेनालीराम की बात सुनकर दरबार के अन्य लोग हंसने लगे और सोचने लगे, जिन चोरों को राज्य की सेना मिलकर नहीं पकड़ पा रहे हैं, उसे तेनाली अकेले कैसे पकड़ेगा। अगले दिन सुबह राज्य के कुछ लोग बात कर रहे थे कि राज्य के सबसे बड़े सेठ लक्ष्मी चंद को एक नया मंत्र पता चला है, जिसके मुताबिक तिजोरी खोलकर सोने से भी कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। यह बात जब चोरों के कान में लगी तो वो खुश हुए। उसी रात वो चोर सेठ लक्ष्मी चंद के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि तिजोरी खुला हुआ है तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अंधेरे में चुपके से सभी पैसे और कीमती सामान को चोरी कर लिया। अगले दिन सुबह दरबार में जब यह बात पहुंची तो राजा सेठ पर क्रोधित हुए और बोले, जब तुम जानते ही थे कि राज्य में चोरी हो रही है तो तुम्हें तिजोरी खुला रखने की आवश्यकता क्या था। तभी सभा में तेनालीराम पहुंचे, उनके पीछे 2 लोगों को बांध कर रखा गया था। राजा ने पूछा, ये कौन हैं? तब तेनाली ने बताया, ये वो चोर हैं जो कुछ दिनों से राज्य में चोरी कर रहे हैं। राजा ने तेनालीराम से पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया? तब तेनाली ने बताया, कल मैंने ही सेठ लक्ष्मी चंद को तिजोरी खुला रखने के लिए कहा था और पूरे राज्य में अपने कुछ लोगों के द्वारा इस बात को फैला दिया। सेठ के कमरे में मैंने सभी जगह जमीन पर काला रंग बिछा दिया था। रात को जब चोर चोरी करने के लिए गए तो काला रंग उनके पैरों में लग गया।
जब पैरों के निशान की मदद से हमने उनका पीछा किया तो पता चला कि उन चोरों से हमारे राज्य के पुराने मंत्री चोरी करवा रहे थे। इस प्रकार हमने चोरों को और उस पुराने मंत्री को पकड़ लिया। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने तेनालीराम का धन्यवाद किया और इनाम भी दिया। विजयनगर राज्य में काफी चहल पहल थी। दूसरे देश से एक विद्वान सोने की 3 मूर्तियां जो लेकर आया था। सभी मूर्तियां एक जैसी थीं। उनमें जरा भी फर्क नहीं दिखाई देता था। विद्वान ने राजमहल में चुनौती दी, इन तीनों मूर्तियों में कुछ फर्क है। जो व्यक्ति इस फर्क को पहचानेगा, मैं उसे 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। यदि 10 दिन में कोई प्रश्न हल नहीं कर पाया तो मुझे 10,000 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। मूर्तियों की प्रदर्शनी की गई। 9 दिन बीत गए, मगर किसी को भी मूर्तियों में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। राजा को चिंता होने लगी कि विद्वान को सोने के 10,000 सिक्के देने के साथ हार भी माननी पड़ेगी। तेनालीराम ने कहा, महाराज, चिंता न कीजिए, अभी पूरा 1 दिन बाकी है। किसी तरह तीनों में अंतर पता लगा लेंगे। 10वां दिन आया। राजमहल में सभी चिंतित थे। तेनालीराम ने मूर्तियों को कई बार घूरकर देखा। उसने एक पतली डंडी को एक मूर्ति के कान में डाला। डंडी दूसरे कान से बाहर निकल आई। उसने डंडी को दूसरी मूर्ति के कान में डाला। अब डंडी मूर्ति के मुंह से बाहर निकली। जब उसने डंडी को तीसरी मूर्ति में के कान में डाला तो वह अंदर ही रह गई। सभी दंग रह गए। तेनालीराम ने विस्तार से बताया, तीनों मूर्तियों में यह फर्क है। एक मूर्ति मूर्ख जैसी है। वह जो भी सुनती है उसे दूसरे कान से बाहर निकाल देती है। दूसरी मूर्ति सामान्य व्यक्ति के जैसी है, जो भी सुनती है बिना सोचे समझे दूसरों को बता देती है। तीसरी मूर्ति महान व्यक्ति जैसी है, जो कुछ भी सुनती है उस पर पहले गहराई से सोच विचार करती है। सभी मौजूद व्यक्तियों ने तेनालीराम की प्रशंसा की। विद्वान ने तेनालीराम को 3 मूर्तियां और 10,000 सोने के सिक्के इनाम में दिए। तेनालीराम ने मूर्तियां राजा को दे दी और सिक्के अपने पास रख लिए। एक दिन एक महान विद्वान विजयनगर पहुंचे और राजा कृष्णदेवराय के दरबार में जाकर उनसे मिलने का अनुरोध किया। विद्वान ने राजा कृष्णदेवराय के सामने बड़ी बड़ी डींग मारी कि उससे सभी विषयों में महारत हासिल कर ली है। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि पूरे भारत में बुद्धि की लड़ाई में बहुत सारे पंडितों और विद्वानों को हराया है, और तो और भारत में कोई पंडित और ज्ञानी व्यक्ति नहीं है जो उसे हरा सके। ऐसा कहते हुए उन्होंने राज कृष्णदेवराय के दरबार में रहने वाले 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों के साथ बुद्धि की लड़ाई के लिए चुनौती दे दी। अब और क्या था, राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली और बुद्धि की लड़ाई शुरू कराने की आदेश दिया। दरबार में कई कवि थे, लेकिन सभी एक एक करके हारते जा रहे थे। सबको लग रहा था विद्वान को सभी विषयों का पूरा ज्ञान है और बहुत बड़े ज्ञानी लग रहा है। आखिर में तेनालीराम की भी बारी आती है। तेनालीराम सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो गए और उन्होंने पीले रेशमी कपड़े में लिपटी एक पुस्तक निकाली और कहा, हे विद्वान महाशय, मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है और आप जैसे महान विद्वान के लिए मैंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लाया हूं जिस पर हम लोग वाद विवाद करेंगे। महान विद्वान ने बोला, कृपया आप मुझे इस अनोखी और महत्वपूर्ण किताब का नाम बताइए। तेनालीरामा बोले, हे विद्वान महाशय, इस महत्वपूर्ण किताब का नाम तिलक्षता महिस्ता बंधनम है। विद्वान चौंका और हैरान हो गया। उन्होंने कई भाषाओं में हजारों किताबें पढ़ी हैं, लेकिन इस अनोखी और महत्वपूर्ण किताब के बारे में कभी नहीं सुना।
ना ही पढ़ा। उसने अपनी हार मानी और अपना सिर झुका लिया और दरबार से बाहर चला गया। राजा कृष्णदेवराय बेहद खुश, क्योंकि तेनालीराम ने उनके दरबार की प्रतिष्ठा बचाई थी। उन्हें उस महत्वपूर्ण पुस्तक के श्लोक के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। राजा ने उससे पूछा कि तिलका महिस्ता बंधनम क्या है। फिर तेनालीराम हंसे हुए और पीले रेशमी वस्त्र हटा दिया। देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। यह क्या किताब नहीं थी, बल्कि एक किताब की तरह दिखने के लिए रस्सी से बंधी टहनियों का एक बंडल था। तेनालीराम ने फिर कहा, हे महान राजा, तिलक्षता महिस्ता बंधनम नाम मैंने खुद रखा था। इसमें तिलक्षता का अर्थ है शीशम की सूखी लकड़ियां और महिषा बंधन का अर्थ है वही रस्सी जिससे गांव में भैंसों को बांधा जाता है, क्योंकि महिषा का अर्थ है बैल और बंधना का अर्थ है बांधना। मैंने इन सभी चीजों के लिए सिर्फ संस्कृत नामों का इस्तेमाल किया और विद्वान यह सोचकर डर गए कि यह किसी पुस्तक की अज्ञात कोई श्लोक है। इतना सुनते ही पूरा दरबार में सभी हंसी से ठहाके लगाने लगे और कृष्णदेवराय ने तेनालीरामा की बुद्धि की प्रशंसा की और प्रसन्न होकर तेनालीराम को ढेर सारा कीमती पुरस्कार दिया। कहानी की नीति, सब कुछ जानने का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। जरूर कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते। एक समय की बात है। राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में दरबार लगाकर बैठे थे। उसी समय दरबार में एक सुंदर महिला एक बक्सा लेकर आई। उस बक्से में एक मखमली साड़ी थी, जिसे निकालकर वह दरबार में राजा और सभी दरबारियों को दिखाने लगी। साड़ी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता वह हैरान रह जाता। महिला ने राजा से कहा कि वह ऐसी ही सुंदर साड़ी बनाती है। उसके पास कुछ कारीगर हैं जो अपनी गुप्त कलाओं से इस साड़ी की बुनाई करते हैं। उसने राजा से निवेदन किया कि अगर राजा उसे कुछ धन दें तो वह उनके लिए भी ऐसी ही साड़ी बना देगी। राजा कृष्णदेव राय ने महिला की बात मान ली और उसे धन दे दिया। महिला ने साड़ी तैयार करने के लिए 1 साल का समय मांगा। इसके बाद वह महिला साड़ी बुनने वाले अपने कारीगरों के साथ राजा के महल में रहने लगी और साड़ी की बुनाई करने लगी। इस दौरान उस महिला व कारीगरों के खाने पीने से लेकर तमाम खर्चे राजमहल ही उठाता था। इसी तरह 1 साल का समय निकल गया। फिर राजा ने अपने मंत्रियों को उस साड़ी को देखने के लिए उस महिला के पास भेजा। जब मंत्री कारीगर के पास गए तो वह देखकर हैरान रह गए। वहां 2 कारीगर बिना किसी धागे या कपड़े के कुछ बुन रहे थे। महिला ने बताया कि उसके कारीगर राजा के लिए साड़ी बुन रहे हैं, लेकिन मंत्रियों ने बताया कि उन्हें कोई साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। इस पर उस महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनका मन साफ हो और जीवन में उन्होंने कोई पाप न किया हो। महिला की यह बात सुनकर राजा के मंत्री परेशान हो गए। उन्होंने बहाना बनाते हुए उस महिला से कहा कि उन्होंने वह साड़ी देख ली है और वो वहां से चले गए। राजा के पास वापस आकर उन्होंने कहा कि वह साड़ी बहुत ही सुंदर है। राजा इस बात से काफी खुश हुए। अगले दिन उन्होंने उस महिला को वह साड़ी लेकर दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। वह महिला एक बक्सा लिए हुए अपने कारीगरों के साथ अगले दिन दरबार में आ गई। उसने दरबार में बक्सा खोला और सबको साड़ी दिखाने लगी। दरबार में बैठे सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि राजा समेत किसी भी दरबारी को कोई साड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। यह देखकर तेनालीराम ने राजा के कान में कहा कि उस महिला ने झूठ बोला है। वह सभी को बेवकूफ बना रही है। इसके बाद तेनालीराम ने उस महिला से कहा कि उन्हें या दरबार में बैठे किसी भी दरबारी को यह साड़ी दिखाई नहीं दे रही है।
तेनालीराम की यह बात सुनकर महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ उसी को दिखाई देगी जिसका मन साफ होगा और उसने कोई पाप न किया हो। महिला की इस बात को सुनकर तेनालीराम के मन में एक योजना आई। उन्होंने उस महिला से कहा, राजा चाहते हैं कि तुम खुद उस साड़ी को पहनकर दरबार में आओ और सभी को वह साड़ी दिखाओ। तेनालीराम की यह बात सुनकर वह महिला राजा के सामने माफी मांगने लगी। उसने राजा को सब सच सच बता दिया कि उसने कोई साड़ी नहीं बनाई है। वह सबको मूर्ख बना रही थी। महिला की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे जेल में डालने की सजा सुना दी, लेकिन जब उस महिला ने बहुत विनती की तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और माफ करके उसे जाने दिया। साथ ही राजा ने तेनालीराम की चतुराई की तारीफ भी की। कहानी से सीख, अधिक दिनों तक झूठ या धोखा छिपाया नहीं जा सकता है। एक न एक दिन सच्चाई सबसे सामने आ ही जाती है। एक बार राजा कृष्णदेव राय के पड़ोसी राज्य के राजा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उस राजा ने महाराज कृष्णदेव राय को अपने मंत्रीगण के साथ आकर उसके पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। राजा कृष्णदेव राय अपने मंत्री और तेनाली के साथ वहां पहुंच गए। बच्चे को देखते ही तेनाली ने कहा, यह बच्चा अपने पिता से भी अधिक बुद्धिमान और एक बड़ा योद्धा बनेगा। बच्चे का पिता अत्यंत खुश हुआ, लेकिन सभी मंत्रीगण तेनाली का यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि केवल दिखावट से आप किसी चीज को कैसे तोल सकते हो। राजा कृष्णदेव राय ने भी इस बात पर मंत्रीगण का समर्थन किया। तेनाली महाराज, मैं किसी भी वस्तु को दिखावट से तोल सकता हूँ। तेनाली की बात सुनकर मंत्रीगण और राजा ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने 2 मटके लिए, एक में सोने के सिक्के भर दिए तथा दूसरा खाली छोड़ दिया और उन्हें एक पेड़ पर बांध दिया। उसके बाद उन्होंने तेनालीरामा को बुलाया और बोले, आप दिखावट से किसी भी वस्तु को तोल सकते हैं, तो बताइए इन दोनों मटकों में सोने के सिक्कों से भरा मटका कौन सा है। तेनाली ने बड़ी ही आसानी से इसका सही उत्तर दे दिया। राजा, तेनाली, तुमने इसका जवाब इतनी जल्दी कैसे दे दिया? तेनाली महाराज, यह पहेली इतनी आसान है कि इसका जवाब कोई भी दे सकता है। आपने 2 मटके लटकाए हैं, जिसमें एक खाली है तथा दूसरा भरा है। आप अगर ध्यान इनकी रस्सी पर देखेंगे तो पाएंगे कि भरे हुए मटके की रस्सी खिंचाव में है तथा खाली मटके की रस्सी ढीली ढाली है और हवा चलने के कारण मटका निरंतर हिल रहा है। तेनालीरामा के इस एक बार की बात है, बहुत सारे चूहों ने विजयनगर के लोगों को परेशान कर रखा था। चूहों से छुटकारा पाने की बहुत कोशिशें की गईं। अंत में इस समस्या के हल के लिए राजा ने घोषणा की कि चूहों को पकड़ने के लिए प्रत्येक परिवार को एक-एक बिल्ली दी जाएगी। बिल्ली की देखरेख का बोझ लोगों पर न पड़े, इसलिए प्रत्येक घर को एक-एक गाय भी दी जाएगी, जिससे कि उस गाय का दूध बिल्लियों को पिलाया जा सके। राजा का यह निर्णय तेनालीराम को पसंद नहीं आया और राजा को समझाने के लिए उसने एक योजना बनाई। तेनालीराम अपनी बिल्ली को पीने के लिए प्रतिदिन गर्म दूध देता। बिल्ली जैसे ही दूध पीती उसकी जीभ बुरी तरह जल जाती, इसलिए बिल्ली ने धीरे धीरे दूध पीना ही छोड़ दिया। एक दिन राजा बिल्लियों का निरीक्षण करने के लिए शहर गए। राजा ने देख कि सभी घरों की बिल्लियां तो स्वस्थ हैं, परंतु तेनालीराम की बिल्ली बहुत दुर्बल व पतली है। पूछने पर तेनालीराम बोला, यह बिल्ली दूध ही नहीं पीती। तेनालीराम की बात की सत्यता जांचने के लिए राजा के कहने पर बिल्ली को दूध दिया गया, परंतु सदा की तरह अपनी जली जीभ की याद आते ही वह दूध देख तुरंत भाग गई। राजा समझ गए कि अवश्य ही इसमें तेनालीराम की कोई चाल है। इससे अवश्य ही कुछ ऐसा किया है जिससे कि बिल्ली दूध को देखते ही भाग जाती है।
वे क्रोधित होकर अपने सैनिकों से बोले, तेनाली को 100 कोड़े मारे जाएं। तेनालीराम ने राजा की ओर देखा और बोला, महाराज, मुझे 100 कोड़े मारिए, मुझे इसका कोई दुख नहीं है, परंतु मैं यही सोचता हूँ कि जब मनुष्यों को पीने के लिए उपयुक्त मात्रा में दूध उपलब्ध नहीं है, तब बिल्लियों को इस प्रकार दूध पिलाना उचित है। राजा को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि गायों के दूध का उपयोग बिल्लियों के बजाय मनुष्यों के लिए किया जाए।